हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 8। लेक्चर 7 आप लोगों ने देखा होगा और लेक्चर 7 में जो है बच्चा मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कर दी थी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट 1 आपको लेक्चर 7 में पढ़ाया गया था और आज आपको पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। लेक्चर 7 को अच्छे से याद करिए। आपको याद होगा कि मैंने आपको जो है बेटा हार्मोन्स के बारे में बताया था, मैंने आपको कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं बेटा वो ईस्ट्रोजन को जो है आपके रिलीज करते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रोजन जब अकेला है तो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। और जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ होता है तो बेटा ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर नेगेटिव फीडबैक देते हैं, किसको, हाइपोथैलेमस को और आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। याद होगा आपको ये सब। और इसी के साथ साथ जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है जिसके अंदर आप याद करिए आपको जो है बताया गया कि 1 से लेकर 28 या 29 डे तक जो है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसके अंदर आपके जो है बेटा कुछ इवेंट्स ओवेरी के अंदर होते हैं, कुछ इवेंट्स आपके बेटा क्या होते हैं, आपके यूटेरस में होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर दोनों इवेंट बताए गए, यूटेराइन इवेंट बताया गया, ओवेरियन इवेंट बताया गया। यूटेराइन इवेंट के अंदर याद कीजिए एंडोमेट्रियम के बारे में बात करी गई। ओवेरियन इवेंट के अंदर याद करिए आपको जो है डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखाए गए थे, फिर मैच्योर फॉलिकल दिखाया गया, उसके बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम दिखाया गया था। सब कुछ डायग्राम में याद करो, अच्छे से याद आ रहा होगा। इसके अलावा बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन्स बताए गए थे। याद आ रहा है बेटा आपके एफएसएच और एलएच उनके जो है आपके क्या दे रखे थे, उनका जो है बच्चा आपका ग्राफ के थ्रू बताया था कि जो है एलएच की बेटा सर्ज आती है अराउंड 13th डे। ठीक है, 13-14 डे अराउंड आती है आपकी एलएच की सर्ज आती है, एफएसएच की पीक आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन की 2 पीक देखने को मिलती है, प्रोजेस्टेरोन की 1 पीक देखने को मिलती है। ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये किसके हार्मोन है बेटा, ओवेरियन हार्मोन्स है। अच्छे से याद आ रहा है। उसी डायग्राम के साथ शुरुआत करेंगे। फिर से मैं आपको वही डायग्राम जो है बेटा पूरा का पूरा बर्बली रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद सारी की सारी जो कहानी है आपकी लिखूंगा। आपको अच्छे से पता है अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे 1 से लेके 5th डे तक जो है आपका मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, उसके बाद जो है आपका बेटा लगभग 13th डे तक आपका फॉलिकुलर फेज चलता है, 14th डे पर आपका ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद क्या आता है, लूटियल फेज आ जाता है। या फिर उसी वक्त जो है बेटा उसी फेज के अंदर आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो सीक्रेटरी होती है, इसलिए सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। और जो फॉलिकुलर फेज आता है बेटा 6 से लेके 13th डे तक उसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दौरान जो है आपकी एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही होती है। तो फिर से जो है मैं आपको डायग्राम पर लेके चलूंगा और एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसके बाद लिखेंगे बेटा। आओ देखो, और अगर किसी भी बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए तो वो उसे मिलेंगे बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो बच्चे जो लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाते हैं बेटा बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे जो है नोट्स नहीं बनाते, बड़े ही आलसी किस्म के बच्चे होते हैं। पहली बात तो यार ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बट कुछ बच्चों की मजबूरी होती है कि पेपर पास आ रहा है या फिर कोई और भी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। तो बेटा उन लोगों के लिए जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, इसलिए मैं जो है आपके व्हाइट स्लाइड पर पढ़ाता हूँ जिससे कि बच्चे इजीली प्रिंट आउट निकलवा सकें। ठीक, चलो आओ आगे देखो। अब जो है आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। शुरुआत वहीं से करूंगा बच्चा जहां से छोड़ा था, आपको उसी डायग्राम पर आपको वापस लेके चलूंगा। बेटा बहुत बेहतरीन डायग्राम एनसीईआरटी ने जो है आपका बना रखा है। अब देखो 1 से लेके 5th डे पर मेंस्ट्रुअल की बात करी गई है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन तो आपको याद होगा बेटा, जब आपका जो ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद जो आपका रिमेनिंग फॉलिकल होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम भाई साहब जो है 15th डे से लेकर 28th डे तक रहते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है बच्चा हार्मोन बनाते हैं। मेनली बनाते हैं किसको, प्रोजेस्टेरोन को, और एस्ट्रोजन भी बना देते हैं, बट मेनली जो बनाते हैं प्रोजेस्टेरोन को। भैया प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। जो एंडोमेट्रियम थिक हो गई है बेटा उसको मेंटेन करना एज इट इज उसी स्थिति के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जैसे ही आपका लूटियल फेज खत्म होता है, ठीक, इसके बाद क्या होगा आपका जो है, आपको अच्छे से पता है एलएच जो है बेटा वो मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। एलएच का लेवल हो रहा है कम, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगी, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करने लगेगी, डिजनरेट करने लगेगी।
और जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करने लगेगी तो बेटा जो हार्मोन वो बनाती है प्रोजेस्टेरोन, क्या उसका लेवल भी कम हो जाएगा। और जब उसका लेवल आपका कम हो जाएगा, किसका, प्रोजेस्टेरोन का, तो बेटा अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होगा, वो किसको मेंटेन कर रही थी, एंडोमेट्रियम को, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हुआ कम तो एंडोमेट्रियम भी क्या होगी बेटा, टूटने लगेगी, क्योंकि अब उसको कोई मेंटेन नहीं करेगा। इसलिए वन से लेके 5th डे तक जो है आपको बेटा क्या देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है, जिसके अंदर एंडोमेट्रियम जो है बेटा वेजाइना के थ्रू टूट टूट के निकलती है, जो है आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है इसी पीरियड के अंदर होती है। क्या आपको रीजन समझ में आ गया। बॉडी एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्रेगनेंसी होगी, स्पर्म आएगा भैया, वो उससे मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, उसको इम्प्लांट करा जाएगा, इसलिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करा गया, एंडोमेट्रियम बनाई गई, एंडोमेट्रियम को थिक करा गया। कॉर्पस ल्यूटियम भाई साहब मेंटेन कर रहे थे, बट जो है बेटा जब ये चीजें नहीं हो पाती हैं, आपके लगभग 14 डे की लाइफ होती है कॉर्पस ल्यूटियम की, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एलएच का लेवल कम, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, प्रोजेस्टेरोन कम। प्रोजेस्टेरोन क्यों कम हुआ, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही उसको रिलीज कर रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम भैया डेड हो गए तो प्रोजेस्टेरोन भैया भी क्या हो गए आपके, उनका भी लेवल कम हो गया। और वो जो है बेटा किसको अल्टीमेटली मेंटेन कर रहे थे, आपके एंडोमेट्रियम को, तो वो भी आपकी जो है क्या होने लगती है, गिरने लगती है, ठीक है, और वेजाइना के थ्रू निकलती है। इसी को आप मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हो, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, जो अगले 6 से लेके आपका जो 13 डे होता है, इस दौरान क्या होता है, अब आपने देखा कॉर्पस ल्यूटियम हो गया आपका डिजनरेट, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा किसको रिलीज करता था, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता था आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। जब ये दोनों साथ होते हैं तो क्या करते हैं सर, जब ये दोनों साथ होते हैं ना तो तबाही लाते हैं। तबाही में क्या लाते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं सर, किसको, हाइपोथैलेमस को, और आपके किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस क्या बनाती है सर, जीएनआरएच, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एफएसएच एलएच। जीएनआरएच भी बेटा किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एफएसएच एलएच बनवाता है। यानी कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जब साथ थे तो इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने एफएसएच को रोक के रख रखा था। बट अब बेटा वो जो है गिर गया, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर गया, इसलिए तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई। तो अगले जो 6 से लेके 13 डे होता है, इस दौरान क्या है आपका बेटा, अब यहां पर कोई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चा, इस दौरान क्या होता है, अब नेगेटिव फीडबैक उसको नहीं मिल रहा, किसको, आपके हाइपोथैलेमस को, तो वो जीएनआरएच बनाएगी। उससे क्या होगा बेटा, अल्टीमेटली आपके एफएसएच का लेवल इंक्रीज होगा, और एफएसएच का लेवल इंक्रीज होगा, इसलिए क्या होता है बेटा, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी टर्शरी बन गया, टर्शरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आपका बन जाता है। और आपको पता है ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये आपका रिलीज करते हैं क्या, एक तो बनाते हैं ईस्ट्रोजन और एक बनाते हैं बेटा इनहिबिन। अब ईस्ट्रोजन जो है बच्चा, जो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है वो क्या करता है, वो ग्रो करता है किसको, वो ग्रो करता है बच्चा आपके एंडोमेट्रियम को। इसलिए जो 6 से लेके 13th डे तक होता है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, और उन्हीं डेवलपिंग फॉलिकल्स ने क्या करा, ईस्ट्रोजन जो है बच्चा तेरा रिलीज करा, जिससे क्या हुआ, आपके डिवीजन हुआ, किसमें डिवीजन हुआ, एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम थिक होने लगी, फिर से अगेन थिक होने लगी, इसी को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। अब देख होता क्या है, जरा ध्यान से देख, ऊपर की तरफ देख, डायग्राम में तुझे दिख रहा होगा पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, जिसमें एफएसएच, पहले रेड वाला एफएसएच है ना, वो ऊपर था, और जो है तेरा एलएच नीचे था, बट फिर एकदम से डिप कर गया। देख वहां पर वो डिप क्यों हुआ, वो डिप इसलिए हुआ क्योंकि ये जो तेरा ग्राफियन बेटा, ये जो तेरे फॉलिकल्स होते हैं डेवलपिंग फॉलिकल, होता क्या है बेटा, जो प्राइमरी फॉलिकल है, एक साथ 5 6 7 8 प्राइमरी फॉलिकल्स आते हैं। अब इनके ऊपर एफएसएच एक्ट करता है, जिसके ऊपर सबसे बेहतरीन एफएसएच एक्ट करता है वही सेकेंडरी बनता है, देन सेकेंडरी टर्शरी बनता है। अब इस दौरान जो सेकेंडरी टर्शरी बन रहे हैं बेटा, वो क्या करता है, वो जो सेकेंडरी बना है वो क्या करता है, अब उसे पता लग गया यार मुझे चुन लिया गया है तो बाकियों का रोकना होगा, तो बाकियों की ग्रोथ रोकने के लिए वो क्या करता है, इनहिबिन बनाता है। और ये इनहिबिन क्या करता है, ये बेटा एफएसएच को रोक देता है, और एफएसएच अगर वहां से रिलीज नहीं होगा, वो रुक जाएगा, तो बेटा बाकी फॉलिकल्स आपके डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो है बेटा वहां डायग्राम में थोड़ी डिप देखने को मिलती है। डिप क्यों देखने को मिली, ड्यू टू इनहिबिन। और ये इनहिबिन क्यों रिलीज करा गया, क्योंकि बेटा जो आपका प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है, अब उसको चुना जा चुका है, एक साइकिल के अंदर एक ही जो है बेटा ग्रो करके जो है आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जिससे एक ही ओवम आपका रिलीज हो, ठीक है। यूजुअली ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक। इसलिए जो है इनहिबिन रिलीज करा जाता है, जिससे कि बाकी प्राइमरी फॉलिकल्स की ग्रोथ ना हो, ठीक है। फिर वो अगले महीने आएंगे, फिर उनकी ग्रोथ होगी, ऐसे कहानी जो है ये चलती रहती है, ठीक। अब होता क्या है बेटा, ये देख तेरा साइज बढ़ता जा रहा है, 13 डे पे क्या होगा, तेरा जो फॉलिकल का साइज है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर गया होगा, मैच्योर फॉलिकल बन गया होगा। तो क्या बेटा इस समय पर जो है तेरा
ईस्ट्रोजन का भी जो है बेटा क्या होगा, तेरा लेवल हाई होगा। हाँ सर बिल्कुल लेवल हाई होगा। इसलिए तुझे देख 13 डे के अराउंड तुझे क्या देखने को मिलती है, एक ईस्ट्रोजन की पीक देखने को मिलती है। तो जो पहली ईस्ट्रोजन की पीक तुझे देखने को मिलती है वो किसकी वजह से देखने को मिली, तुझे वो देखने को मिली फॉलिकल्स की वजह से। और ये एकदम से पीक क्यों आई, क्योंकि बेटा फॉलिकल का साइज बढ़ गया, और जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ेगा बेटा क्या होगा, तेरा ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि फॉलिकल्स ही तेरे क्या कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन बना रहे हैं। अब बेटा ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन देता है पॉजिटिव फीडबैक किसको, आपके हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो इसी वजह से जरा देखो 13th डे पर ही क्या हो रहा है, जरा पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में जाओ, आपको एलएच एकदम से बढ़ता हुआ दिख रहा है और एफएसएच भी दिख रहा है, बट एफएसएच एलएच के बराबर नहीं बढ़ता। तो होता क्या है बेटा, इतने भयंकर ईस्ट्रोजन के लेवल से क्या होता है, एलएच एकदम से बहुत ज्यादा रिलीज होता है और एफएसएच की भी पीक देखी जाती है। तो एलएच सर्ज देखी जाती है, एफएसएच पीक देखी जाती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन देता है बच्चा आपका पॉजिटिव फीडबैक। किसको देता है पॉजिटिव फीडबैक? आपके हाइपोथैलेमस को देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है। इसलिए आपको एलएच सर्ज और एफएसएच पीक देखने को मिली। अब जैसे ही बेटा 14 डे आया, एलएच जो है अपने बिल्कुल पीक पर है, बिल्कुल चरम पर है और बहुत बेहतरीन रिलीज हो रहा है। तो एलएच क्या करता है, एलएच कराता है ओव्यूलेशन। एलएच भैया जाएंगे और जैसे ही जाएंगे एलएच भैया क्या कराएंगे, एलएच भैया सीधे रप्चर कर देंगे ग्राफियन फॉलिकल को, और वहां से निकल जाएगा कौन बेटा, तेरा सेकेंडरी oocyte। वहां से कौन निकल जाएगा, वहां से निकल जाएगा तेरा सेकेंडरी oocyte, और जो रिमेनिंग फॉलिकल होगा वो बन जाएगा तेरा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही तेरा कॉर्पस ल्यूटियम आएगा वैसे ही क्या होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनने लगेंगे। और जैसे ही ये दोनों बनेंगे, क्या बेटा दोनों मिलकर नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। बिल्कुल सर, एफएसएच और एलएच को। इसलिए देख जरा तुझे जो है बेटा 15 से लेके जो है 29th डे तक या 28th डे तक देख जरा ऊपर ग्राफ में देख, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल एफएसएच एलएच बिल्कुल बैठ गए, बिल्कुल बैठ गए। क्यों बैठ गए, बिल्कुल क्यों बैठ गए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट हो गए। फ्लैट होने का रीजन क्या है, फ्लैट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज हो रहे हैं एक साथ, और जो है दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं बेटा किसको, हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से ऐसा हुआ। अब देख जो अब देख आजा किसके ऊपर, तू ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स पर आजा। देख जरा 15 से लेके 29th डे पर तुझे यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन अब तक बिल्कुल फ्लैट था उसकी एकदम से पीक देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिली, क्योंकि बेटा जो तेरा कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन ही रिलीज करता है मेनली। अब सर यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन ही क्यों रिलीज होता है, तो बेटा देख अब क्या है, ये वो वाला फेज है जिसके अंदर क्या होता है तेरा बच्चा, यहाँ पर चांसेस होते हैं किसके होने, क्योंकि ओवम बाहर आ चुका है, अब स्पर्म आ जाए तो क्या होगा, दोनों मीट कर जाएंगे और आपका क्या होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर जो है बेटा इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इसलिए एंडोमेट्रियम को इस समय मेंटेन करना जरूरी है, और मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। इसलिए बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अमाउंट में किसको बनाता है, प्रोजेस्टेरोन को बनाता है। इसके अलावा बेटा वो एस्ट्रोजन को भी बनाता है, इसलिए आपको एस्ट्रोजन की एक और पीक देखने को मिलती है। जरा देख अराउंड तुझे कौन से दिन देखने को मिल रही है, 24th डे के अराउंड तुझे जो है एस्ट्रोजन की पीक देखने को मिल रही है, और 21st डे के अराउंड तुझे प्रोजेस्टेरोन की पीक देखने को मिल रही है। तो बेटा जिस दौरान आपका कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहता है, यानी कि अपनी बिल्कुल सही स्थिति में और एक्टिव है, उसको आप कहते हो ल्यूटियल फेज। और इसी दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियम बेटा जो है सीक्रेटरी हो जाती है। सीक्रेटरी का मतलब क्या है बेटा, जो इसके अंदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड है ना, वो क्या होती है, वो जो है अपना थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेती है और जो है थोड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो है बेटा इससे क्या होता है, ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होके क्या करती हैं, ये ग्लाइकोजन रिच सीक्रेशंस जो है उनको क्या करती हैं बेटा, रिलीज करती हैं। उससे क्या होता है, जो अर्ली एम्ब्रियो यहाँ पर बनेगा ना बेटा, तो उसको जो है बेटा जिससे कि वो जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, इसलिए ऐसा होता है। इसके अलावा यहाँ पर हाई ब्लड सप्लाई होती है। तो ये सारी चीजें क्यों करी जा रही हैं, इन सारी चीजों के होने से बेटा जो एंडोमेट्रियम है वो सीक्रेटरी बन जाती है, इसलिए जो है इसको सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। 15 से लेकर 29th डे तक का जो फेज होता है बेटा उसको सीक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। इस दौरान अगर बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है अगले 9 मंथ तक, ठीक है। क्यों, कैसे मेंटेन रहती है बेटा, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है एलएच उसको मेंटेन कर रहा है 14 डे तक, तो वो मेंटेन करता है। जैसे ही वो एलएच जाता है तो बेटा प्लेसेंटा से क्या रिलीज होने लग जाएगा, एचसीजी रिलीज होने लग जाएगा, तो वो इसको मेंटेन करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेंटेन रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है बेटा तो क्या होगा, ये जो आपका जैसे ही एलएच का लेवल कम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपका
डिक्रीज कर जाए, आपका जो है कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, और फिर जो है क्या होगा बेटा, आपके एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी, और फिर वही बेटा मेंस्ट्रुअल फेज तेरा शुरू हो जाएगा, यानी कि अगली साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। बता क्या अच्छे से समझ में आ गया तुझे पूरा का पूरा? बेटा पूरी की पूरी तुझे जो है बेहतरीन तरीके से पूरी साइकिल समझा दी। अब ये उस बच्चे को अच्छे से समझ में आई होगी जिसने लेक्चर जो है बेटा 7th 8th लेक्चर है ना ये, हाँ, तो जो जिसने 7th लेक्चर अच्छे से देखा है बेटा, उसको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी आज की क्लास। आजा अब देख आगे। अब जो है मैं तुझे क्या बताऊंगा बेटा, देख इस डायग्राम में मैंने तुझे बता भी दिया कि जो है तेरी एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की 2 पीक देखने को मिलती है आपको। एक पीक देखने को मिलती है फॉलिकल्स की वजह से बेटा, दूसरी पीक आपको देखने को मिलती है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, और प्रोजेस्टेरोन की पीक एक ही बार आती है, वो आपको देखने को मिलती है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। आपको अच्छे से समझ में आ गया? अब जो है बेटा मैं लिखना शुरू करूंगा, जितनी रामायण मैंने बोली है आपको, यही अब मैं आपको लिख के दे दूंगा, जिससे कि कोई भी बच्चा इसे खुद से भी पढ़ेगा ना, तो भी वो जो है सारी चीजें समझ जाएगा बेहतरीन तरीके से। देख आजा, अब जो है तू यहाँ पर क्या करेगा, तू यहाँ पर डालेगा बेटा हेडिंग, और हेडिंग में तू यहाँ पर लिखेगा मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, साइकिल की शुरुआत हम मानते हैं वो मेंस्ट्रुअल फेज से मानते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज आपने अभी देखा था डायग्राम में कि 1 से लेके 5th डे तक जो है बेटा आपका क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। बेटा ये फिक्स नहीं है, कुछ महिलाओं के अंदर 3 दिन तक चलता है, किसी में 5, किसी में 7, यानी कि इसकी जो आपकी ड्यूरेशन है ना वो फिक्स नहीं है मेंस्ट्रुअल फेज की। ठीक है, ये ड्यूरेशन आपकी क्या है बच्चा, फिक्स नहीं है, यानी कि ये वेरी करती है। ठीक है, बट हम एक ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि भैया 1 से लेके 5 दिन तक ये चलता है। ठीक है, देख तो तू यहां पर क्या करेगा, तू यहां पर लिखेगा बेटा सबसे पहले ड्यूरेशन। सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे बच्चा ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में आप क्या लिखोगे कि जो आपका बच्चा मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो लगभग आपका चलता है 1 से लेके 5 डे तक। 1 से लेके 5 डे तक जो है बच्चा वो आपका चलता है। ठीक, ऐसा आप इस तरीके से लिखो, डे 1 से लेके 5 तक जो है बच्चा आपका क्या होता है, ये चलता है। डे 1 से लेके डे 5 तक जो है आपका ये चलता है। और आप ब्रैकेट में क्या लिख लोगे बेटा, कैन वेरी। ये जो है कोई फिक्स नहीं है कि यार आपका मेंस्ट्रुअल फेज फिक्स है, नहीं बेटा, फिक्स सिर्फ एक ही चीज होती है, पता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ, वही फिक्स है, वो 14 दिन रहता है। उसके अलावा बाकी जो आपके फेजेस है बेटा वो सब वेरी कर सकते हैं, उनके डेज जो हैं आपके कोई फिक्स नहीं है। बट जब आप 28 डे की साइकिल पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है हाँ यार साइकिल ऐसे चलती है। अब बेटा जो है कुछ दिन ऐड हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, उस हिसाब से थोड़ी वेरी कर जाती है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर बेटा होता क्या है, मैंने आपको बताया ना, मेंस्ट्रुअल फेज आपको देखने को ही तब मिलेगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल फेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे आपको जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो आप यहां पर लिखोगे क्या बच्चा, यहां पर आप लिखोगे हैपेंस, मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है आपका, तब होता है जब हैपेंस when fertilization does not occur, when fertilization does not occur, जब आपका बच्चा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, when fertilization not occur does not occur। ठीक, अब जब बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एक समय के बाद जो आपका LH है बेटा उसका लेवल क्या हो जाएगा, उसका लेवल आपका बेटा डिक्रीज कर जाएगा। LH का लेवल क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही LH का लेवल बेटा डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, इससे कॉर्पस ल्यूटियम आपकी डिजनरेट कर जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, आपकी डिजनरेट कर जाएगी और एक वाइट बॉडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली में बेटा उससे पहले एक और स्ट्रक्चर बनता है, बट आपको इतना जानने की जरूरत है नहीं कि कॉर्पस एल्विकन्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, ये मैंने आपको रिसेंट लेक्चर्स में बताया था। तो क्या होगा बेटा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो आपकी क्या कर जाएगी, वो कर जाएगी बेटा आपका डिजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम कर जाएगी आपकी डिजनरेट, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बेटा तेरी डिजनरेट करेगी, क्या बेटा जो प्रोजेस्टेरोन है बेटा क्या उसका लेवल कम हो जाएगा। हाँ सर, जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा बेटा क्या इसी के साथ साथ एक और हार्मोन होगा यहाँ पर एस्ट्रोजन, क्या वो भी कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेंशन वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत है नहीं यहाँ पर। ठीक है,
छोड़ो, जरूरत नहीं है एस्ट्रोजन को यहाँ पर करने की। तो क्या होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से डिक्रीज कर जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता था, प्रोजेस्टेरोन करता था बेटा मेंटेनेंस का काम। प्रोजेस्टेरोन करता था बच्चा आपका क्या, मेंटेनेंस का काम। किसको मेंटेन करता था बेटा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता था। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम, तो आपका जो लाइनिंग मेंटेन थी वो मेंटेन नहीं रहेगी। अब उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो शेडिंग हो जाएगी, यानी कि वो गिर जाएगी। ठीक है, और जो है बेटा फिर वेजाइना के थ्रू वही जो है बाहर निकलेगी। इसी को आप कहते हो मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो लिख दे इस वाली बात को भी, आओ चलो लिख दो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पर लिखोगे ब्रेक डाउन, स्लैश शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का। ठीक, और जो वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है बेटा, वो भी क्या हो जाएंगी, रप्चर कर जाएंगी, एंड ब्लड वेसल्स। और इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी को बच्चा आप कहते हो मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये किसके थ्रू जो है बेटा आपका बाहर आता है, कम्स आउट थ्रू वेजाइना। और ये जो है बाहर आता है बेटा किसके थ्रू, कम्स आउट थ्रू वेजाइना। तो आप यहाँ पर लिखोगे कम्स आउट थ्रू वेजाइना। और ये जो है बच्चों आपका वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, कम्स आउट थ्रू वेजाइना। बताओ क्या आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे। पॉज करोगे और क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद हम बेटा फॉलिकुलर फेज आ जाएगा आपका, यानी कि डे 6 से लेके डे 13 तक ये आपका चलता है। कौन सा, फॉलिकुलर फेज, या फिर जिसको आप प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हो। फिलहाल इसको बेटा पॉज करो और नोट डाउन करो, इसको पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया, अच्छे से समझ में आ गया आपको। आओ देखो अब आगे जो है हम बात करते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है बच्चा, वो आपका आता है क्या, फॉलिकुलर फेज। क्योंकि इसी दौरान आपके फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। क्यों होती है, कॉर्पस ल्यूटियम चल जा चुका है, और कॉर्पस ल्यूटियम के चले जाने से बेटा क्या होता है, आपके कॉर्पस ल्यूटियम बेटा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाता है। और जैसे ही वो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। और फॉलिकल्स बेटा उस समय थोड़ी डेवलप कर सकते हैं, उनको तो डेवलपमेंट के लिए एफएसएच चाहिए ना। तो देख रहे हो नेचर ने कितनी अच्छे से प्लानिंग करके जो है एक एक चीज सेट करके एक एक जगह मतलब रखी है, अल्टीमेट बेटा। और इसी को आप कहते हो बेटा प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। और प्रोलिफरेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा डेवलपिंग फॉलिकल्स फिर जो है एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, और एस्ट्रोजन के रिलीज होने से क्या होगा, आपका बेटा ग्रो करेगी कौन, एंडोमेट्रियम। ये सारी बातें बेटा हमने लास्ट लेक्चर में लिखाई थी ना, कि किस हार्मोन का क्या काम है और कर क्या रहा है वो। अब देख इस दौरान बेटा होता क्या है, सबसे पहले ड्यूरेशन लिख तू इसकी। ड्यूरेशन क्या है इसकी, इसकी जो ड्यूरेशन होती है ना बच्चा, वो होती है आपकी, बच्चा डे 6 से 13। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये भी आपका वेरी कर सकता है। तो आप लिखोगे कैन वेरी। बेटा ये भी जो है कोई फिक्स नहीं है, ये आपका क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पान फिक्स है, जो कि 14th डे होता है। उसके अलावा बाकी किसी भी साइकिल का जो है बच्चा आपका, जो ये जो फेजेस आ रहे हैं ना, इनका टाइम फिक्स नहीं है। ये जो है टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ बेटा, जैसे ही यहाँ पर कोई भी कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट नहीं है बेटा इस दौरान डे 6 से लेकर 13 तक, तो बिल्कुल। तो आप यहाँ पर लिखोगे नो कॉर्पस ल्यूटियम, नो कॉर्पस ल्यूटियम। और नो कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या है बच्चा, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। तो आप यहां पर लिखोगे पी एंड ई। बेटा पी मतलब प्रोजेस्टेरोन और ई मतलब एस्ट्रोजन। तो जो पी एंड ई है ना बेटा, आप लिख लोगे बेटा, मेंशन कर लेना अपने नोट्स के अंदर, पी एंड ई का मतलब है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो बेटा जब ये नहीं है दोनों, तो इसका मतलब क्या है, इनका लेवल है बेटा कम, क्योंकि आपका अब कौन नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब ये कम है तो बेटा क्या होगा, सो
तो इससे होगा क्या, तो इससे क्या होगा बेटा, सो नो नेगेटिव फीडबैक, तो नो नेगेटिव फीडबैक, तो यहाँ पर बेटा कोई भी नेगेटिव फीडबैक आपका नहीं होगा। सो नो नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस, टू हाइपोथैलेमस, तो बेटा कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है बेटा आपका एफएसएच का लेवल इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा बेटा आपका एफएसएच का लेवल जो है क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, इससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जीएनआरएच जो है बच्चा, जीएनआरएच कॉमा आपका बेटा एफएसएच कॉमा एलएच, इनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही बेटा इनका लेवल आपका क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, एफएसएच आ गया। अब बेटा एफएसएच अगर एक सही मात्रा में आ रहा है तो इससे क्या होगा, इससे जो है बच्चा आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डेवलप कर जाएंगे किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, यानी प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से जो है आपका बच्चा क्या होगा, मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल आपको देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, ग्राफियन फॉलिकल आपको देखने को मिलेगा। बेहतरीन, आओ देखो। अब यार ये वाली बात मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक मिनट, चलो नेक्स्ट स्लाइड का हम इस्तेमाल करेंगे, जरा देख। तो मैंने किससे शुरुआत करी बेटा, तेरी होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाँ सर, हाइपोथैलेमस क्या करेगी बेटा, अब इसके पास कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं है, तो ये क्या करेगी, ये जीएनआरएच बनाएगी, ये रिलीज करती है बेटा जीएनआरएच, और ये जीएनआरएच किसके पास जाएगा, आपके जाएगा बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जीएनआरएच जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी फिर बेटा, आपके दो हार्मोन्स को बनाएगी, दो हार्मोन्स रिलीज करती है, एक एफएसएच एक एलएच, एक एफएसएच और बेटा एक एलएच। एक हो गया आपका बेटा एफ एस एच जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और दूसरा हो गया बेटा आपका एल एच। अब ये जो एफ एस एच आपको दिख रहा है बच्चा, ये एफ एस एच क्या करेगा, ये एफ एस एच एक्ट करेगा किसके ऊपर, ये एफ एस एच बेटा एक्ट करेगा किसके ऊपर, एक्ट करेगा आपके प्राइमरी फॉलिकल्स पर, एक्ट करेगा किस पे, आपके प्राइमरी फॉलिकल्स पर। और मैंने कहा ना आपको, ईच साइकिल के अंदर बेटा ऐसा नहीं है कि आपका एक ही प्राइमरी फॉलिकल आगे आएगा ग्रो करने के लिए, नहीं बेटा, 6 7 5 या 6 7 जो है आगे आएंगे, उनमें से जिस पर सबसे बेहतरीन तरीके से एफएसएच एक्ट करेगा बेटा, वही जो है सेकेंडरी बनेगा। और जैसे ही वो सेकेंडरी बनेगा बेटा, वो क्या करेगा, अपने साथ साथ क्या करेगा, इनिबिन रिलीज करना शुरू कर देगा, वही डेवलपिंग फॉलिकल, जिससे कि बाकी जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं बेटा उनको एफएसएच ना मिल सके, जिससे कि वो ग्रो ना कर सके। नहीं तो बेटा एक साथ क्या होगा, अगर 3 4 अगर ग्रो करने लग गए, तो आप सोच रहे हो एक ही साइकिल के अंदर जो है 3 4 आपके जो है सेकेंडरी oocyte तैयार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जनरली एक साइकिल के अंदर एक ही को तैयार करा जाता है, जिससे कि एक ही जो है बेटा सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो, ठीक है। तो ये जो आपको दिखते हैं बेटा, क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जैसे ही एफएसएच एक्ट करता है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप कर जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल। बेटा मैं सारी स्टेजेस तो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, इसी समय ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है बेटा, ये क्या करते हैं, ये आपके रिलीज करते हैं, ये आपके क्या करते हैं बेटा, ये आपके दो हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं। एक हो गया आपका ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है बेटा इनहिबिन। एक होता है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है इनहिबिन। एक है बच्चा आपका ईस्ट्रोजन और दूसरा है आपका इनिविन। अब बेटा मैंने यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल के आगे जो है आपका क्या जो है एरो लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल ही एस्ट्रोजन और इनिविन बनाएगा, नहीं, सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन ये सब जो है बेटा एस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन जो है बेटा बनाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ये जो ईस्ट्रोजन आपको दिखता है, ये जो सबसे पहले इनिविन की बात करते हैं, आओ देखो, ये जो इनहिबिन आपको दिख रहा है बच्चा, ये इनहिबिन क्या करेगा, ये इनहिबिन क्या करेगा बेटा, ये जाएगा, ये इनहिबिन जो है बेटा जाएगा आपका, एक मिनट, ये इनहिबिन जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये इनहिबिन जाएगा और जाके क्या करेगा बेटा,
ये इनहिबिन जाएगा और जाके इनहिबिट करेगा किसको बेटा, एफएसएच को। ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा बेटा किसको, एफएसएच को। ये इनहिबिट करेगा किसको बेटा, आपके एफएसएच को। तो देख, ये मैंने एकदम हैमर की तरह बना दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो इनहिबिन है बेटा, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, एफएसएच को। तो आप यहाँ पर लिख लोगे, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है किसको बेटा, एफएसएच को। इनहिबिन करता क्या है, इनहिबिन इनहिबिट करता है किसको बेटा, एफएसएच को। जिससे कि जिससे कि बेटा आपके अदर फॉलिकल्स डेवलप नहीं कर सकें। सो आप यहाँ पर लिख लोगे, सो अदर फॉलिकल्स, सो अदर प्राइमरी फॉलिकल्स डू नॉट डेवलप, सो अदर प्राइमरी फॉलिकल्स, तो अदर प्राइमरी फॉलिकल्स डू नॉट डेवलप, जिससे कि बाकी जो बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो क्या नहीं कर सकें, डेवलप नहीं कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया आपको, हाँ सर समझ में आ गया, डू नॉट डेवलप। अब बेटा इन्होंने जो है क्या करा है, ईस्ट्रोजन को भी रिलीज करा है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, तो जो ईस्ट्रोजन आपका होता है भैया, वो क्या करता है, जो ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं ये डेवलपिंग फॉलिकल्स, ये कराता है बेटा प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है आपका डिवीजन। यानी कि बेटा आपका ये क्या कर रहा है, जो एंडोमेट्रियम है उसको थिक कर रहा है कौन, आपका ईस्ट्रोजन। तो प्रोलिफरेशन या फिर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा डिवीजन किसका, एंडोमेट्रियम का। इसलिए हम जो है इसको बेटा आपके कौन सा फेस कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेस कहते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, यूटेराइन इवेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और फॉलिकुलर फेस कहते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ओवेरियन इवेंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपके जो फॉलिकल्स हैं बेटा उनकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या हो रहा है बेटा, आपका जो एंडोमेट्रियम है उसकी भी जो है बेटा ग्रोथ हो रही है, इसलिए प्रोलिफरेशन हो रहा है ना, इसलिए प्रोलिफरेटिव फेस कहते हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। आओ देखो, सबसे पहले आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड भी नोट डाउन कराऊंगा। करो पॉज। हो गया, कर लिया, अब देख आगे। ये वही सारी बातें हैं बच्चा जो मैंने तुझे बताई हैं, बस फर्क इतना है अब मैं तुझे लिखा रहा हूँ। सारी की सारी वही बातें हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अब अगर कोई बच्चा सीधे के सीधे इसको भी उठा के पढ़ लेगा ना बेटा, पूरी साइकिल उसे खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब 80 to 90% समझ में आ जाएगी। कुछ चीजें समझने के लिए बेटा टीचर की जरूरत पड़ती है। आओ देखो, हो गया। अब देख, साइज तेरा बेटा इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। 13th डे पर बेटा क्या तेरा सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल तुझे देखने को मिलेगा, पर मैच्योर फॉलिकल देखने को मिलेगा, यानी कि उसका साइज जो है बड़ा होगा। हाँ सर बड़ा होगा, यानी कि मोर नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगी। हाँ सर ऐसा ही होगा। दैट मीन्स बेटा आपका क्या ईस्ट्रोजन का लेवल भी सबसे ज्यादा हाई आपको देखने को मिलेगा 13th डे के अराउंड। हाँ सर 13 डे के अराउंड सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन का लेवल देखने को मिलेगा। और हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन क्या करता है सर, पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको देता है, हाइपोथैलेमस को, उससे निकलता है जीएनआरएच। इसके अलावा वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दे रहा है, यानी हाइपोथैलेमस से भी कह रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर जोर बना, और एंटीरियर पिट्यूटरी से भी कह रहा है। दैट मीन्स क्या होगा बेटा, एलएच बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा, एफएसएच भी बनेगा, यानी कि एलएच की सर्ज आ जाएगी, एफएसएच की पीक आ जाएगी। और एलएच की सर्ज आती है बेटा, वो क्या करती है, वो रप्चर कर देती है ग्राफियन फॉलिकल को। इससे क्या होता है, इससे बेटा ओवम रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, बट एनसीईआरटी कहती है ओवम सेकेंडरी oocyte, दोनों सेम बात है। ठीक है, बट आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा जैसे ही ओवम रिलीज हो गया, क्या बेटा इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं, इसी इवेंट को। हाँ सर इसी इवेंट को आप कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ये जो ओव्यूलेशन होता है बेटा, ये होता है आपका 14th डे पर, ये होता है बेटा अराउंड 14th डे आपको जो है ये देखने को मिलता है। कौन सा, ओव्यूलेटरी फेज। तो अगला फेज आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज। तो आप हेडिंग डालोगे बेटा ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। अब देख जरा ध्यान से, ओव्यूलेटरी फेज, तो मैंने तुझे टाइम क्या बताया ओव्यूलेटरी फेज का, तो मैंने तुझे बताया कि जो इसका टाइम होता है वो होता है अराउंड 14th डे, अराउंड 14th डे, अराउंड 14th डे। तो जो 14वां दिन होता है बेटा साइकिल का, उस दौरान जो है आपके ओव्यूल रिलीज होता है।
और बेटा इस दौरान ये रिलीज हो रहा है, तो मैंने तुझे एक बात बताई थी कि जैसे ही तेरा ओवम आता है उसकी जो लाइफ साइकिल, जो लाइफ स्पैन है बेटा, वो लगभग 1 से 2 डे है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड है, जिस समय चांसेस है सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन होने के, क्या बेटा वो 14th डे ही होगा साइकिल का? हाँ सर, 14th डे ही होगा। इसलिए बेटा इसी को हम कहते हैं मोस्ट फर्टाइल पीरियड। इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं बेटा? आपका मोस्ट फर्टाइल पीरियड। इसी पीरियड को हम कहते हैं बेटा आपका मोस्ट फर्टाइल पीरियड। क्यों कहते हैं मोस्ट फर्टाइल पीरियड? क्योंकि बेटा अगर यहाँ अगर आपका स्पर्म पहुंच गया तो पक्का पक्का सबसे ज्यादा चांसेस हैं बेटा आपके क्या होने के? फर्टिलाइजेशन होने के। ठीक है, अगर इस 14th डे के अराउंड अगर आपका बेटा कॉपुलेशन करा जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं बेटा आपके फीमेल के प्रेग्नेंट होने के। इसलिए ओव्यूलेटरी फेज को मोस्ट फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा सीधे 14 डे पर तो ये कहानी नहीं हुई, हुआ क्या था इससे जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 13th डे को क्या होता है, यानी कि आपके 13th डे को क्या होता है जरा देख ध्यान से। तो जब बेटा तेरा 13th डे था, जब तेरा कौन सा दिन था बेटा? 13वां दिन था। तो 13वें दिन क्या हुआ था? 13वें दिन जो है आपको क्या देखने को मिला? अरे यार एक मिनट, देख जरा ध्यान से। जब तेरा क्या था बेटा? 13th डे था। जब तेरा था बेटा क्या? 13th डे। तो 13th डे तुझे क्या देखने को मिलता है? 13th डे पर आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा? 13th डे पर आपको देखने को मिलता है कि जो मैच्योर्ड फॉलिकल था बेटा, क्या मैच्योर्ड फॉलिकल यहाँ पर प्रेजेंट होगा? बिल्कुल सर, मैच्योर फॉलिकल प्रेजेंट होगा। और मैच्योर फॉलिकल दैट मीन्स क्या बेटा? उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सर, तो बेटा इसका साइज भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, साइज लिख देता हूँ, मतलब साइज इंक्रीज, सबसे ज्यादा हाई साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बेटा इसका साइज भी सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ से जो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होगा, क्या बेटा वो भी मैक्सिमम होगा? हाँ सर, जो यहाँ से ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होगा वो भी आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ईस्ट्रोजन की जो है यहाँ पर पहली पीक आपको देखने को मिलती है। ग्राफ को अच्छे से देखना, पहली पीक आपको देखने को मिल गई यहाँ पर किसकी? ईस्ट्रोजन की। तो ईस्ट्रोजन बेटा यहाँ पर ज्यादा है। अब बेटा ईस्ट्रोजन ज्यादा है तो ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन जो है आपका पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो ये जो ईस्ट्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चा, ये क्या करेगा? ये जो है एक पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा? ये एक पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये क्या करेगा? ये एक पॉजिटिव फीडबैक देगा। किसको देगा बेटा? हाइपोथैलेमस को। किसको देगा? हाइपोथैलेमस को। बेहतरीन। तो इसने क्या करा बेटा? हाइपोथैलेमस को देगा, और एक किसको देगा? ये हाइपोथैलेमस के अलावा बेटा ये देता है आपके किसके? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो जब अकेला ईस्ट्रोजन होता है तो ये क्या करता है बेटा? ये जो है आपका पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको? आपके हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो क्या यहाँ पर लिख सकता हूं मैं बेटा पॉजिटिव फीडबैक? और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब आप जानते हो क्या होगा? ये जो है बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से कि तुम यार FSH LH बनाओ, और हाइपोथैलेमस से कह रहा है इसको जरा ऐसे समझना, आपने कोई शैतानी करी। ठीक है सर, आपने कोई शैतानी करी, तो हुआ क्या? आपके पापा को पता लग गया कि कोई शैतानी करी है आपने, बढ़िया। उसके बाद क्या होता है बच्चा? आप ही के मोहल्ले की जो है आपने जिसके साथ शैतानी करी थी, उस बच्चे की मम्मी आ जाए और आपके पापा से और कह दे क्या? अब जरा ध्यान से सुनना, एक तो आपके पापा को पता लगा आपने शैतानी करी है, फिर उसकी मम्मी आके और शिकायत कर रही है। तो जहां बेटा तुझे एक थप्पड़ पड़ना था, क्या वहां पर अब तो 4-5 थप्पड़ पड़ेंगे? आया ना बता, क्या तेरी ढंग से कुटाई होगी? आया ना बता, होगी ना कुटाई? यानी कि इंक्रीज हो जाएगा इफेक्ट। तो बेटा यहाँ पर भी तो सेम हो रहा है। ईस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी से भी कह रहा है LH FSH बनाओ, और इसी के साथ साथ इस एंटीरियर पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। समझ रहे हो? इससे कह रहा है कि इससे बनवाओ। तो बेटा दोनों तरफ से दबाव है, खुद पर भी दबाव है, ऊपर से भी दबाव है। ये बिल्कुल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एग्जाम आ रहा है आपके अंदर, दिमाग में एक प्रेशर चल रहा है यार, एग्जाम है मेरा। सपोज करो परसों तुम्हारा बायोलॉजी का एग्जाम है, तुम्हारे मन में प्रेशर चल रहा है यार, बायोलॉजी का एग्जाम है, क्या होगा कैसे होगा? ठीक है, पढ़े ना आए, आप पढ़ रहे हो, फिर आपके घर वाले भी आपको पुश कर रहे हैं। तो क्या बेटा जहां पर तेरा X अमाउंट ऑफ एफर्ट लगना था, क्या वहां पर 2x लगने लगेगा? क्योंकि अब तेरे घर वाले भी तुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से कि तुझे ये काम करके देना है। तो क्या वहां पर 2x एफर्ट हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पर भी तो सेम यही कहानी होगी बेटा, यही कहानी होगी। यानी कि जो LH है बेटा, जो LH जो है यहाँ पर आपको LH की सर्ज देखने को मिलती है और FSH की पीक देखने को मिलती है।
ठीक है, क्यों एलएसएच की सर्ज और एफएसएच की पीक देखने को मिली? क्योंकि बेटा दोहरी मार पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है दोहरा काम कर रहा है। आगे देख, तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है तेरा ये जो हाइपोथैलेमस है क्या रिलीज करेगा, जीएनआरएच जो है बेटा रिलीज करेगा, ये इफेक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से जो है आपके रिलीज हो जाएंगे क्या, यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा बेटा क्या, एक तो एलएच एक एफएसएच, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बेटा एलएच की सर्ज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बेटा क्या, एलएच सर्ज और एफएसएच की पीक, और बच्चा आपकी क्या, एफएसएच की पीक। बेहतरीन, जो कि आपको डायग्राम में भी देखने को मिलती है, बढ़िया। अब ये जो एलएच की सर्ज है ये करती क्या है, ये जो एलएच की सर्ज है बेटा ये क्या करती है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे कॉज, क्या करती है, ये करती है बच्चा आपके क्या, कॉजेज रप्चर। ये क्या करती है, रप्चर कर देती है किसको, ग्राफियन फॉलिकल को, कॉजेज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल बेटा क्या होगा, रप्चर होगा, जैसे ही आपका ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा बेटा, रप्चर होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ओवम आपका रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो इससे क्या हुआ, आपका ओवम रिलीज हो गया। एनसीईआरटी ओवम कहती है, बट हम जानते हैं एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ओवम रिलीज। और ये जो ओवम रिलीज होने का इवेंट है इसी को आप कहते हो बेटा क्या, कॉल्ड ओव्यूलेशन, कॉल्ड ओव्यूलेशन, कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कौन से दिन हो रहा है बेटा, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 14th डे पर हो रहा है या ना, बता मुझे, क्या तेरा 14th डे पर ही तेरा ओव्यूलेशन हो रहा है? बिल्कुल, जिसकी कहानी रची गई थी बेटा, कहानी शुरुआत हो गई थी 13th डे से। अब तू क्या करेगा बेटा, पॉज करेगा और नोट डाउन कर लेगा, अब तू क्या करेगा बेटा, पॉज करेगा और नोट डाउन कर लेगा। अब बेटा तेरा क्या हुआ है, फॉलिकल को छोड़ के निकल गया तेरा ओवम, तो जो रिमेनिंग फॉलिकल है वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, वो बन जाएगा तेरा कॉर्पस ल्यूटियम, वो बन जाएगा तेरा कॉर्पस ल्यूटियम। हो गया बेटा, पॉज करके नोट कर ले। इसके बाद तेरा जो अगला फेज आएगा जो कॉर्पस ल्यूटियम का फेज होता है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। और उस दौरान जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है बेटा सबसे ज्यादा हाईली सीक्रेटिव होती है, इसलिए हम जो इसको सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? बेहतरीन, मजा आ रहा होगा आपको, अच्छे से आ रहा होगा, बढ़िया। अब देख, हो गया, अब देख आगे। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तेरी बेहतरीन तरीके से, चैप्टर जो मतलब ये तेरा टॉपिक रैप अप हो जाएगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, और ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं बेटा, इजी इजी टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है, मजा आएगा अब तुझे और पढ़ने में। ये भी बहुत इजी है बेटा, जबरदस्ती जो है फालतू में कॉम्प्लेक्स कर देते हैं लोग। ल्यूटियल स्लैश सीक्रेटरी फेज, ल्यूटियल स्लैश सीक्रेटरी फेज, बताओ इजी लग रहा है नहीं लग रहा, पढ़ाया आज तक ऐसे कभी? मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना खोल के बिल्कुल हॉर्मोन्स के साथ एक एक, और बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है ये एनसीईआरटी का, वन ऑफ द बेस्ट एनसीईआरटी बायोलॉजी का बेटा। और मतलब और इतना बेहतरीन उन्होंने जो है डायग्राम दिया है। थ्योरी, थ्योरी जरूर थोड़ी सी मतलब थ्योरी इतनी क्लियरली नहीं बताती, थ्योरी भी बेटा कंप्लीट है अपने आप में, सही है, ठीक है, पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा थोड़ी हिडन बातें हैं जो कि एक टीचर को निकाल के रखनी पड़ती है, बट बेटा वो जो डायग्राम है वो खोल खोल के एक एक चीज बता रहा है कि किस दिन क्या हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है। जब बेटा मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, जब मैं बात करता हूं इसकी ड्यूरेशन की, तो बेटा इसकी ड्यूरेशन होती है आपकी डे 15 से लेके 28 तक। अगर साइकिल 29 की है तो बेटा 29 तक चला गया, ठीक है, 28 तक, ठीक है। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ यही वो फेज होता है जिसकी जो है आपकी फिक्स है, यानी कि इसी दौरान तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, बिल्कुल, तो कॉर्पस ल्यूटियम की ही बेटा जो है आपका जो डेट्स हैं वो फिक्स होती हैं। यही है एक जो वेरी नहीं करता, 14 दिन ही उसकी लाइफ है, 14 दिन ही वो रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा, उसको डिजनरेट करना ही करना है, ठीक है। अब देख बनता कैसे है, ये बनाने वाला कौन है, एलएच ही इसको बनाता है। तो शुरुआत हुई थी कहां से बेटा, रप्चर्ड फॉलिकल से। जो तेरा रप्चर्ड फॉलिकल है बेटा वो क्या करता है, रप्चर्ड फॉलिकल बिकम्स, जो तेरा रप्चर्ड फॉलिकल है बेटा वो क्या हो जाता है, बिकम्स, रप्चर्ड फॉलिकल बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम। वही बेटा तेरा क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, वही तेरा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है।
और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, आपके दो हार्मोन्स बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम आपके दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, दो हार्मोन्स को क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। एक होता है आपका एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन बेटा कम मात्रा में बनाता है, प्रोजेस्टेरोन मेनली बनाता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पर वापस से नहीं लिखाऊंगा। ठीक सर। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, एस्ट्रोजन तो ग्रो कराने का काम करता है और उसको मेंटेन करने का काम करता है कौन बेटा, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन एक्चुअली में बेटा पता है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट करता है जो प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम है, जो आपकी ग्रोइंग एंडोमेट्रियम है, उसको सीक्रेटरी एंडोमेट्रियम में ये क्या कर देता है बेटा, कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है आपका यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन बेटा आपका क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, आपकी प्रोलीफरेटिव एंडोमेट्रियम को, कन्वर्ट प्रोलीफरेटिव एंडोमेट्रियम किसके अंदर, इनटू सीक्रेटरी, इनटू सीक्रेटरी एंडोमेट्रियम, इनटू सीक्रेटरी एंडोमेट्रियम, सीक्रेटरी एंडोमेट्रियम में कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चे समझ नहीं पाते सर ये सीक्रेटरी क्यों कहते हैं इसको। तो बेटा ये जो एंडोमेट्रियम आपको दिखती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स, जिनको कहते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड। अब ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ बनाने का काम करती है। तो बेटा सबसे पहले तो क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और इसके अलावा कैसी हो जाती है, कॉइल्ड हो जाती है। इससे क्या होता है, वो जो है बेटा उनका साइज तो बढ़ ही रहा है, इसके अलावा वो ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। अब ज्यादा एक्टिव का होने का मतलब क्या है बेटा, ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये एक्चुअल में रिलीज करती है या फिर आपका बनाती हैं आपका ग्लाइकोजन रिच सीक्रीशंस। अब जहां पर ग्लाइकोजन शब्द आपका आ गया, आप समझ गए सर ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात है। तो बेटा जो अर्ली एम्ब्रियो बनेगा, ये तैयारी कर रही है बेटा कि ये मान के बैठती हैं कि अब फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा एम्ब्रियो आएगा, तो हम अपनी तैयारियां पूरी करके रखते हैं। तो बेटा उसको जो है इनिशियली जैसे ही एम्ब्रियो आएगा, क्या उसको खाने की नीड होगी, नरिशमेंट की नीड होगी, बिल्कुल। तो वो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, यही ग्लैंड जो ग्लाइकोजन रिच सीक्रीशंस बनाती है ना बेटा, यही एज अ न्यूट्रिशन का काम करता है। फिर यहाँ पर जो है बेटा ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है इसी दौरान। तो बेटा ये सब जो इवेंट हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं, जिससे कि आपकी यूटेरस तैयार है, एंडोमेट्रियम तैयार है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो के लिए। यही जो आपके चेंजेस हुए हैं एंडोमेट्रियम में, इसी वजह से एंडोमेट्रियम का नेचर कैसा हो गया है, सीक्रेटरी हो गया है। ठीक है, इसलिए इसको जो है बच्चा आपका सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक, इन वाली बातों को चलो आओ लिख लेते हैं। देख, तो तू यहाँ पर क्या लिखेगा, सीक्रेटरी एंडोमेट्रियम का मतलब क्या है, सीक्रेटरी एंडोमेट्रियम का मतलब है बेटा जो आपकी एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, एंडो जो आपकी बेटा एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, ग्लैंड्स बिकम कॉइल्ड एंड एनलार्ज्ड, बिकम कॉइल्ड एंड एनलार्ज्ड। तो बेटा वो कैसी हो गई है, कॉइल्ड हो गई है, एनलार्ज्ड हो गई है। ठीक है, वैसे तो आपको ये लिखने की यार जरूरत है नहीं, बिकम कॉइल्ड एंड एनलार्ज्ड। और ये जो ग्लैंड है बेटा ये क्या करती है, ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स मेक ग्लाइकोजन रिच सीक्रीशंस, ग्लाइकोजन रिच सीक्रीशंस बनाने का बेटा ये काम करती है, जो कि अर्ली एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर क्या है बेटा, ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है, ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस। तो इन सब के होने से क्या हुआ है ओवरऑल बेटा, इन सब के होने से क्या हो रहा है, तो इन सब के जो है बेटा होने से आपको ये देख, तो ये सब जो हुआ है, ये सारी जो प्रिपरेशन करी गई है ये किस लिए करी गई है, जिससे कि बेटा आपका क्या हो जाए, यूटेरस रेडी हो जाए किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। यूटेरस बिकम्स रेडी फॉर, बिकम्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, बिकम्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। बताओ समझ में आ गया।
जो जो बातें मैंने बताई बेटा वही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। अब जो है बेटा नेक्स्ट आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे क्या होंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपके आगे क्या होगा, ठीक है। आपको पता अगर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगी, उसके डिजनरेट करने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम बेटा मेंटेन रहेगा। अब जो है कुछ समय तक तो LH मेंटेन करेगा, जब LH आपका जो है बेटा उसका लेवल डिक्रीज करेगा तो प्लेसेंटा क्या करेगा, HCG बनाएगा। अब ये HCG क्या होता है ये आपको बेटा आगे पता लग जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ये मेंटेन करता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शनिंग को। बेहतरीन सर, इससे क्या होगा बेटा, आपका प्रोजेस्टेरोन निकलता रहेगा और जो है आपका क्या होगा बेटा, एंडोमेट्रियम जो है बेटा एज इट इज बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा बेटा, क्या अल्टीमेटली आपका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल। इसलिए बेटा प्रेग्नेंट महिला के कभी भी पीरियड्स नहीं आते। मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली क्या होता है, परमानेंटली नहीं मतलब उस दौरान उस समय तक के लिए बेटा 9 मंथ के लिए क्या होता है, ये आपका जो है बेटा रुक जाता है, ठीक है। ऑल दो बेटा जब लैक्टेशन चलता है तब भी ये रुका हुआ रहता है, आपको पता लगेगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा। और इसी को बेटा शुरुआत मानते हैं किसकी, प्रेगनेंसी की। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन रुक गया यानी कि आपकी जो महिला है बेटा वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक। आपने कर लिया नोट डाउन, आओ देखो आगे। तो अब आप बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर लिखोगे क्या, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स और डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या क्या होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। इफ फर्टिलाइजेशन, आप इस तरीके से 2 एरो बनाओगे। तो आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। और आप यहां पर लिखोगे डज नॉट अकर, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, डज नॉट अकर। आप इस तरीके से एक लाइन खींचोगे और लिख लोगे। देखो आप क्या लिखोगे, अगर बेटा फर्टिलाइजेशन आपका नहीं होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपको पता है LH जो है 14 दिन तक मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, उसके बाद क्या होगा, उसका लेवल डिक्रीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा। बहुत बारी बता चुका हूं ये वाली बात। तो क्या होगा अल्टीमेटली, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगी बेटा, डिजनरेट कर जाएगी, ठीक सर, डीजनरेट। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगी क्या बेटा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सर, क्योंकि यही तो रिलीज कर रहा था, हाँ सर। तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है बेटा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करेगा बेटा, एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स। और एंडोमेट्रियम ब्रेक होने का मतलब क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका मेंस्ट्रुअल फेज की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। आपका क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। चलो बेहतरीन। अब अगर बेटा आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो है आपका जाइगोट बन गया, बेहतरीन। तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को बेटा कुछ समय तक तो कौन मेंटेन करेगा, LH। बट जैसे ही आपका LH जाएगा उसके बाद कौन आ जाएगा, प्लेसेंटा रिलीज करती है HCG, ठीक है। वो हार्मोन क्या करेगा, फिर इसको जो है बेटा क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कंटिन्यूज फंक्शनिंग। ये जो है क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा बेटा अपने फंक्शन को एज इट इज, जैसे कर रहा था, कंटिन्यूस फंक्शनिंग, ठीक। तो यहां पर होगा क्या बेटा, यहां पर जो आपकी प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या करेगी, आपका प्लेसेंटा बनाएगी बेटा HCG। और ये HCG जो है बेटा इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। ये वाली बात आप याद रख सकते हो, ये वाली आप बेटा क्या करोगे, बात याद रखोगे। इस तरीके से मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो है फिर बेटा इसको मेंटेन करेगी। अब बेटा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, दैट मींस प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा, बिल्कुल सर। तो आप यहां पर लिख लोगे प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्ड।
तो इसका लेवल भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स बेटा एंडोमेट्रियम आपकी कैसी रहेगी, मेंटेन रहेगी। और अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन रह रही है तो क्या बेटा ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल। और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन रुकेगा बेटा, दैट मीन्स वो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स यानी कि क्या हो चुका है, वो जो महिला है बेटा वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है। प्रेगनेंसी बिगिंस, तो आप लिख लोगे बेटा यहाँ पर प्रेगनेंसी बिगिंस। बताओ क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट होगा। तो आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मुझे आपको और भी कुछ बातें बतानी है। पॉज करो और बेटा नोट डाउन कर लो। हो गया, कर लिया। अब देख आगे, अब थोड़े से तू डाल यहाँ पर बेटा नोट। अब मैं तुझे कुछ बातें बताता हूँ। क्या बेटा मैंने अभी तुझे एक बात बताई थी क्या सर, कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पान है बेटा वो कितना है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा उसका जो लाइफ स्पान है वो तेरा कितना है। कॉर्पस ल्यूटियम लाइफ स्पान कितने दिन है बेटा, 14 डे है। कॉर्पस ल्यूटियम का जो बेटा तेरा लाइफ स्पान है वो तेरा कितना है, 14 डेज है। लाइफ स्पान कितना है बेटा तेरा, 14 डेज। वो है तेरा बेटा 14 डेज। और बेटा ये तेरे फिक्स है, ये तेरा क्या है 14 डेज, ये है बेटा तेरा फिक्स्ड, ये है तेरा बेटा फिक्स्ड। बेहतरीन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो प्रेगनेंसी बेटा इतना आसान है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा कि बेटा मोस्ट फर्टाइल पीरियड हम उसको मानते हैं जब आपका ओव्यूल जो है रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन वाले डे को, ठीक है बेहतरीन। अब होता क्या है, कुछ कपल्स बेटा ट्राई करते हैं, काफी ट्राई करते हैं, बट जो है टाइमिंग मैच ही नहीं कर पाती। समझ रहे हो, कभी बेटा ओवम जल्दी रिलीज हो गया, ठीक है, कभी क्या हुआ बेटा आपका ओवम रिलीज नहीं हुआ, यानी कि उनको पता नहीं लगता जो है किस दिन आपका ओवम आ रहा है, जिससे कि उस दिन हम ट्राई करें और जो है बेटा प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो क्या सर इसका कोई सॉल्यूशन है जिससे पता लगाया जा सके कि यार कौन से दिन जो है आपका ओव्यूल जो है रिलीज होने वाला है, जिससे कि आप जो है बेटा सॉरी ओवम जो रिलीज होने वाला है, जिससे कि उस दिन वो ट्राई करें, यानी कि जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करें और जो है आपके चांसेस सबसे ज्यादा हो उस महिला के प्रेग्नेंट होने के, ठीक है, जिससे कपल्स ट्राई करें। अब जरा मैं आपको साइकिल पर वापस लेके चलता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया डायग्राम यार, आओ देखो जरा। आपको अच्छे से पता है बेटा साइकिल कितने की दिन की थी सर, 1 से लेके 28 डे तक। हाँ, जिसमें 1 से लेके 5th डे तक क्या था बेटा, मेंस्ट्रुएशन था। क्या ये वेरी कर सकता है, हाँ सर ये वेरी कर सकता है। इसके बाद क्या था, 13th डे तक की बात थी बेटा, क्या था, ये था सर प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। क्या ये वेरी करता है, हाँ सर ये वेरी करता है, ये भी वेरी करता है, ये भी वेरी करता है, ठीक है। और 14th डे पर क्या हो रहा था, आपके ओव्यूलेशन हो रहा था, ठीक है। क्या यही हो रहा था, मैं साइकिल आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये यहां से लेके यहां तक का क्या था, ये था कॉर्पस ल्यूटियम। और इसका लाइफ स्पान क्या है बेटा, आपका फिक्स है। इसका लाइफ स्पान कितना है बेटा, 14 दिन है, ये फिक्स है। बताओ क्या आपको अब तक मैंने यही बताया, हाँ या ना, मुझे इतना बताना। मैंने बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर मैं उसको 28 दिन की मानता हूं, तो जो 1 से लेके 5 दिन है जिसको मैं मान के चल रहा हूं मेंस्ट्रुअल फेज है, वो फिक्स नहीं है। वो 3 दिन का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जो उसके बाद आता है बेटा, जो कि 6 से लेके 13 डे तक चलता है, जिसको फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, ये भी फिक्स नहीं है। ये भी जो है कभी कभी गड़बड़ करता है, ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। यानी कि फिक्स क्या है इस पूरी साइकिल में, मुझे बताओ। इन 28 दिन के अंदर पूरी साइकिल में क्या फिक्स है सर, पूरी साइकिल में फिक्स है ये 14 दिन, जो कि है आपके कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ, यानी कि ये बेटा फिक्स है। यानी कि इस साइकिल के अंदर इतना फिक्स है और इतना जो है बेटा फिक्स नहीं है। अगर मुझे पता लगता है कि किसी महिला की साइकिल बेटा 30 दिन की है, 1 से लेके 30 दिन की जो है आपकी साइकिल है, क्या बेटा इसके अंदर 14 दिन फिक्स है, बता हाँ या ना। क्या इसके अंदर बेटा 14 डे फिक्स है, हाँ या ना, मुझे इतना बताइए। हाँ सर 14 डे तो आपके फिक्स हैं, किसके हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम के हैं। अब मुझे एक बात बता, कॉर्पस ल्यूटियम बनता कैसे है सर, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है तब कॉर्पस ल्यूटियम का आपका फॉर्मेशन होता है। यानी कि बेटा जरा मुझे ध्यान से बताइए, 14 दिन, 14 दिन माइनस करिए, 30 में से 14 दिन जाएगा तो क्या बेटा यहाँ पर 16 आएगा, हाँ सर 16 आएगा, ठीक है। यानी कि 17
17 से ही तो शुरू होंगे आपके, लगा देख 17, 18, 19, 20 और बचे कुछ बाकी 10 डेज, 14 डेज ये हो गए, यानी कि 17वें दिन से कॉर्पस ल्यूटियम बना आपका। दैट मीन्स इससे जस्ट एक दिन पहले ही तो ओव्यूलेशन हुआ होगा, हाँ या ना, मुझे इतना बताइए। अरे हाँ सर, क्योंकि हमें पता है इसकी लाइफ कितनी है, 14 डेज, जब 28 डे की साइकिल थी तो आपका 14 से लेके 15 से लेके 28 तक जो है आपका कौन था, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट था, उससे जस्ट एक दिन पहले ही ओव्यूलेशन हुआ था। यानी कि अगर किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेटा कितने दिन की है, 30 दिन की है, मैंने एक एग्जांपल लिया 30 दिन की है, तो जो आपके लास्ट के 14 दिन है वो तो फिक्स है, वो किसके हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के हैं। तो 30 में से 14 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 16। और ये जो 16 आया है ना बेटा, ये जो 16वां दिन आया है तेरा, एक्चुअली में ये 16वें दिन ही तेरा क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है, क्योंकि 17, 18, 19, 20 और 20 से फिर लेके बेटा तेरा 30 तक, ये सारे दिन मिला के कितने हुए, 14 दिन, ये है कॉर्पस ल्यूटियम के। और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्म होने से एक दिन पहले ही तो बेटा कौन हुआ होगा, ओव्यूलेशन, बताया ना, तभी तो कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा। दैट मीन्स मुझे पता है क्या पता लग गया, मुझे डे ऑफ ओव्यूलेशन पता लग गया। और बेटा महिला जो है नोट करती है, उनको अच्छे से पता होता है कि उनका जो है लास्ट पीरियड कब आया था, अगला कब आया था, जिससे कि वो एक ख्याल रखते हैं कि यार अपनी जो साइकिल है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, समझ रहे हो। ये हर महिला को पता होता है कि इतने दिन मेरी साइकिल चली है। दैट मीन्स अगर मैं उसमें से 14 दिन माइनस कर दूं तो मुझे डे ऑफ ओव्यूलेशन पता लग जाएगा। बता हाँ या ना। तो क्या तुझे डे ऑफ ओव्यूलेशन पता लग गया, भैया जितने नंबर ऑफ डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में से उसमें से 14 दिन माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डे ऑफ ओव्यूलेशन, जिससे कि आप जो है बेटा क्या करोगे, उस दिन अगर ट्राई करेगा कोई कपल तो जो है बेटा उसे पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस दिन सबसे ज्यादा चांसेस हैं महिला के प्रेग्नेंट होने के। क्या तुझे पता लग गया है या ना, मुझे इतना बता। और हर महिला को अपनी साइकिल पता होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की चल रही है, ठीक है, बढ़िया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, सो आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो बेटा डे ऑफ ओव्यूलेशन, डे ऑफ ओव्यूलेशन। और डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे निकलेगा बेटा आपका, आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन निकलेगा कैसे, आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन निकलेगा बेटा जब आप नंबर ऑफ डेज को, नंबर ऑफ डेज ऑफ एमसी, मतलब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में से आप माइनस माइनस कर दोगे, कितना कितना बेटा 14, माइनस कर दो 14, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा, तब आपको देखने को मिलेगा डे ऑफ ओव्यूलेशन, जिससे कि उस दिन वो अगर कपल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो बेटा सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके किसके, उस महिला के प्रेग्नेंट होने के, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई इसकी, बढ़िया, चलो इसके ऊपर स्टार मार्क लगा देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ यार, ये तो स्टार शेप तो मिल ही नहीं रही इसके अंदर, चलो छोड़ो, आ जाओ, ये लो, अपन हाथ से ही ड्रॉ कर देंगे। तो आप इसको याद रखोगे, आपसे अगर कोई पूछे कि भैया एक महिला की जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन है, और जो है आपको बताएं जरा कि डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा हुआ, तो आपको पता है लास्ट के 14 दिन तो फिक्स है, तो आप माइनस कर दो, क्योंकि उससे एक जस्ट दिन पहले ही आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन हुआ होगा। तो किसी की 30 है तो 30 में से माइनस कर दो बेटा आपका 14, तो आपका क्या निकलेगा, 16th डे निकलेगा, वही है डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। अब जरा बात करते हैं बेटा, आप इसको जो है पॉज करके नोट कर लो बेटा, कर लिया आपने नोट पॉज करके। अब देख, अब थोड़ा सा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं। वैसे तो मैंने डायग्राम में लिख दिया था दोनों की पीक के बारे में, बट एक और बार अच्छे से बता देते हैं आपको। ईस्ट्रोजन, और यहां पर आप लिखोगे बेटा प्रोजेस्टेरोन। आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन की बेटा एक ही पीक आती है, और ये कब आती है, जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है, जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, बढ़िया। तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि जो ईस्ट्रोजन है बेटा उसकी एक्चुअल में दो पीक देखी जाती है, ईस्ट्रोजन की आपको दो पीक देखने को मिलती है, ईस्ट्रोजन की आपको देखने को मिलती है बेटा दो पीक।
तो ईस्ट्रोजन की आपको कितनी पीक देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है बेटा 2 पीक्स, 2 पीक्स देखने को मिलती हैं। बेहतरीन। एक जब आप बेटा 28 दिन की टेबल मान रहे हो, यानी कि साइकिल को 28 दिन की मान रहे हो, तब अराउंड 13th डे आपको देखने को मिलती है एक ईस्ट्रोजन की पीक। ठीक है, और ये किसकी वजह से देखने को मिली है आपको? तो आप यहां पर लिख सकते हो ड्यू टू फॉलिकल, ड्यू टू फॉलिकल। तो बेटा फॉलिकल की वजह से आपको देखने को मिली है ये, क्योंकि उस समय साइज सबसे ज्यादा इंक्रीज कर चुका होगा, तो बेटा ईस्ट्रोजन भी सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा होगा। बेहतरीन। तो दूसरी पीक है बेटा अराउंड 24th डे आपको देखने को मिलती है ईस्ट्रोजन की, जब 28 दिन की मैंने साइकिल मानी है। और ये क्यों, किस वजह से देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है बेटा ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से आपको देखने को मिली है, ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम। बढ़िया। अब देख जरा, बट प्रोजेस्टेरोन की आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पीक देखने को मिलती है। बता हाँ या ना? हाँ सर, एक ही पीक देखने को मिलती है। तो आप लिखोगे 1 पीक। क्यों? क्योंकि इसको जो बनाता है बेटा, वो कौन बनाता है? इसको बनाने वाला है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियम फेज में ही बनता है। तो ये आपको देखने को मिलती है अराउंड 21st डे। ये आपको देखने को मिलती है अराउंड 21st डे, 21वें दिन जो है बच्चा, वो आपको देखने को मिलती है। अरे फर्स्ट नहीं आएगा, 21th आएगा ना। इंग्लिश वीक हो गई हमारी। देखो भैया जरा, 21th डे, ठीक है। और ये आपको किस वजह से देखने को मिली है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम। बेटा ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। बढ़िया। अब जरा मैं आपको ये जो है, आप क्या करोगे बेटा? पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। अब हो गया, पॉज करो, नोट डाउन करो इसको। इसके बाद मुझे आपको एक बात और बतानी है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। हो गया? अब देख जरा, आ जा इस वाली स्लाइड पर फिर से आ। इस वाली पर नहीं, मतलब इससे पीछे वाली पर आ। तो तुझे यहाँ पर क्या पता लगा? सर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो महिला प्रेग्नेंट हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रुक जाएगी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन क्या होगा बेटा? आपका रुक जाएगा। सर हाँ, मेंस्ट्रुएशन आपका जो है रुक जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन चलता रहेगा। यानी कि इससे आपको ये पता लगा, अगर किसी महिला के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स वो महिला प्रेग्नेंट हो गई है। बता हाँ या ना? क्या आपको इससे पता लग रहा है? सर हाँ, मैं इससे यही पता लग रहा है। बट एक्चुअली बेटा ये सच्चाई नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है बच्चा, वो कोई गारंटी नहीं देता कि महिला एक्चुअली में प्रेग्नेंट है। इसलिए जो है आपको देखा होगा मार्केट में प्रेगनेंसी किट मिलती है, इसलिए महिला जो है क्या करती है बेटा, जो है उसमें चेक करती है। वो भी मैं बताऊंगा कि वो आखिर चेक करने पर पता कैसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, आखिर होता क्या है उसके अंदर ऐसा जिससे कि पता लग जाता है प्रेग्नेंट है या नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, आपको पता लगेगा। तो सुन, तो बेटा जो तेरा लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, यानी कि मेंस तेरे पीरियड्स का ना आना, ये कोई पक्की गारंटी नहीं देता महिला प्रेग्नेंट है। कभी जभी जो है बेटा, कुछ महिलाओं में क्या होता है, ऐसा भी होता है, अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेती है या फिर उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ही बेकार हो जाती है, तो उस समय भी ये पीरियड्स रुक जाते हैं। तो इससे मुझे एक चीज पता लग गई कि ये कोई पक्की गारंटी की बात नहीं है कि भैया किसी महिला के अगर पीरियड आने बंद हो गए तो वो पक्का प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इससे कोई कंफर्म पता नहीं लग सकता, ठीक है। तो आप ये वाली बात भी लिख लोगे। तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहीं पर नोट के अंदर ये वाली बात लिख लो। यहाँ पर एक और नोट डालो आप, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे बेटा लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये जो कमी होती है बेटा, लैक का मतलब होता है कमी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का ना आना, यानी पीरियड्स का नहीं आना। मेंस लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मे बी। एनसीईआरटी क्लियरली यही लाइन लिखी है बेटा, एनसीईआरटी ने, मे बी इंडिकेटिव ऑफ, मे बी इंडिकेटिव ऑफ, ऐसा हो सकता है। मे बी का मतलब होता है बेटा शायद, शायद हो सकता है कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई हो। मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। और ऐसा क्यों कहा? मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा देख, मैं इसको क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा। मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा हो सकता है कि प्रेग्नेंट जो है बेटा हो गई हो। क्यों? बिकॉज करके आप यहां पर लिखोगे, बिकॉज, बिकॉज जो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है ना बेटा, इट मे बी ड्यू टू, इट मे बी ड्यू टू, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्यों हो सकता है? इट मे बी ड्यू टू, इट मे बी
ड्यू टू, इट मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, कॉमा पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। बेटा उसकी हेल्थ भी तो खराब हो सकती है, इस वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है, इसलिए हम शब्द यूज करते हैं मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा एनसीईआरटी। तो आप क्या करोगे बेटा, पॉज कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे पॉज करके। हो गया? अब जरा एनसीईआरटी पढ़ लें, आजा देख। अब तेरी बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी को किल कर देते हैं, आजा। ये देख, मेंस्ट्रुअल साइकिल, the reproductive cycle in the female primates, monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle। तो बेटा जो फीमेल, जो तेरी बेटा मैमल्स होते हैं, ठीक है, तो उसी में प्राइमेट्स आते हैं। ऑर्डर है बेटा, तुझे पता है ना? बिल्कुल सर, ऑर्डर है प्राइमेटा, ठीक है। तो प्राइमेट्स आते हैं, नॉन प्राइमेट्स आते हैं। तो बेटा जो प्राइमेट्स में फीमेल है बेटा, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, तो इनके अंदर क्या है बेटा, आपको एक जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को मिलती है, इसी को आप कहते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे आपके बेटा डॉग हो गया, आपके बेटा काव हो गई, आपके कैट हो गई, तो इसके अंदर भी एक साइकिल देखने को मिलती है जिसको ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। पहले एक चैप्टर होता था बेटा आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर अच्छे से बताया जाता था, अब उन्होंने काट दिया, तो अब हम भी नहीं बताते, ठीक है, एक्स्ट्रा लोड हो जाता है। आओ देखो, अब देख, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनार्क। तो बेटा जो सबसे पहला जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है वो प्यूबर्टी पे होता है, उसको कहते हैं मीनार्क। अब बेटा प्यूबर्टी पे ही क्यों हुआ, याद कर, प्राइमरी फॉलिकल तब काट का पड़ा है, उसके अंदर अरेस्टेड है कौन, तेरा प्राइमरी oocyte, ठीक है। कौन सी स्टेज में बेटा, जब बर्थ हुई थी। फिर जो है वो इंतजार करता है प्यूबर्टी का, जिससे कि आपके जो है जीएनआरएच हार्मोन रिलीज हो बेटा, जिससे कि एफएसएच आए, एफएसएच आएगा तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी एंड फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। इसलिए जो सबसे पहला पीरियड है बेटा वो कब देखने को मिलता है तुझे, प्यूबर्टी पर देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन की एब्सेंस है बेटा तब तक। इन ह्यूमन फीमेल्स, तो जो ह्यूमन फीमेल्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 से 29 डेज। तो बेटा जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है बेटा, वो एवरेज इंटरवल पर जो है क्या करता है, रिपीट करता है, यानी कि हर 28-29 दिन बाद वो वापस से शुरू होता है, यानी कि 28 से 29 दिन की साइकिल होती है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle। तो बेटा ये जो आपकी साइकिल होती है, पहले मेंस्ट्रुएशन आने से अगले महीने के मेंस्ट्रुएशन आने तक का ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है बेटा, इसी को आप कहते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि लगभग 28 से 29 डेज का होता है। बढ़िया। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल। तो बेटा इस दौरान क्या होता है, आपका एक ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन जिसको आप कहते हो, और वो कब होता है, मिडिल ऑफ द साइकिल, मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो जो है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो है बेटा क्या होता है, रिलीज होता है। याद कर बेटा 28 दिन की है, बीच मतलब 14th डे, यानी 14 डे को ओव्यूलेशन होता है, एनसीईआरटी बता रही है। आ, आगे देख, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। तो बेटा जो मेजर इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो फिगर 2.9 में दे रखे हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। तो साइकिल की शुरुआत होती है बेटा वो मेंस्ट्रुअल फेज से होती है। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, जब बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है आपका होता है, और ये लास्ट करता है 3 to 5 डेज तक। बेहतरीन। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है बेटा वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूटेरस की, वो क्या कर गई है, ब्रेकडाउन कर गई है, एंड इट्स ब्लड वेसल्स, और उसकी ब्लड वेसल्स भी टूट गई हैं, विच फॉर्म लिक्विड, जो कि बेटा एक लिक्विड बनाती है, यानी कि जो कि दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, जो कि बेटा आपके वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, इसी को आप क्या कहते हो, मेंस्ट्रुएशन कहते हो। आगे देख, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बेटा मेंस्ट्रुएशन सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपका ओवम जो निकला था बेटा वो फर्टिलाइज नहीं हुआ हो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा अगर आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, वो जो है हो सकता है, शायद हो सकता है कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई हो। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी caused due to some other underlying causes like stress, poor health etc। अब हमने मे बी शब्द इसलिए यूज करा यहाँ पर क्योंकि बेटा चांसेस हैं कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इस वजह से भी हो सकता है
कि वो महिला थोड़ी स्ट्रेस में हो, उसकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी बेकार हो, इस वजह से भी उसके पीरियड्स रुक सकते हैं। इसलिए हम मे बी इंडिकेटिव कहते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन को। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आ गया? आगे देख, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। बेटा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो अगला फेज आता है वो आता है आपका फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान क्या होता है? द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवेरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। बेटा इस दौरान क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बेटा ओवेरी में, वो जो है आपके ग्रो कर जाते हैं और आपके क्या बन जाते हैं? फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं। एंड साइमल्टेनियसली the endometrium of the uterus regenerates through proliferation। और इसी दौरान क्या होता है बेटा आपका, ये जो एंडोमेट्रियम है बेटा प्रोलिफरेशन के थ्रू क्या करती है? रीजनरेट कर जाती है, यानी कि फिर से थिक हो जाती है डिवाइड कर करके। ठीक है, दीज चेंजेस इन द ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of the pituitary and ovarian hormones। जो बेटा ये चेंजेस हो रहे हैं किसके अंदर? ओवेरी के अंदर और यूटेरस के अंदर। ओवेरी के अंदर क्या चेंज हुआ? प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। और आपके यूटेरस के अंदर क्या हुआ? वापस से जो है आपकी रीजनरेट कर गई। कौन? एंडोमेट्रियम। ये किस वजह से हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि बेटा ओवेरी के अंदर जो पिट्यूटरी के हार्मोन है और जो ओवेरियन हार्मोन है बेटा उनके लेवल में चेंजेस आया। आपको पता है क्या हुआ है अंदर की कहानी अच्छे से। द सीक्रीशन ऑफ, आगे देख, द सीक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स। बेटा जो सीक्रीशन होता है किसका? गोनेडोट्रोफिन, यानी कि एलएच और एफएसएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली, जो कि बेटा धीरे धीरे बढ़ते हैं ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के दौरान ये बेटा इंक्रीज करते हैं। कौन? एलएचएस एंड एफएसएच। एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और बेटा स्टिमुलेट करते हैं किसको? फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। एज वेल एज सीक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजेंस बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। और इसके साथ साथ क्या करते हैं बेटा, ये जो फॉलिकल्स आपके ग्रो कर रहे हैं बेटा ये क्या रिलीज करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं किसको? एस्ट्रोजन को। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। तो बेटा एलएच और एफएसएच जो है आपका पीक लेवल अटेन कर लेते हैं किस दिन? आपके लगभग 14th डे पर साइकिल के। ठीक है, जिसमें एलएच सर्ज और एफएसएच पीक की ये बात कर रहे हैं। अब बेटा एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है अराउंड अबाउट 14th डे। तो आपको ये वाली बात याद रखने की 14th डे पर जो है आपकी एलएच और एफएसएच की पीक आपको देखने को मिली है। तो ये वाली बात मैं यहाँ पर लिख दूं, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर दूं। आओ देखो, कभी कभी क्या होता है बच्चे बेटा 13th कर आते हैं, बट एनसीईआरटी अगर बेटा क्लियरली बता रही कि हम 14th डे मान रहे हैं तो आपको ही 14th डे मानना है। तो ये जो एलएच सर्ज और एफएसएच की पीक है बेटा किस दिन आई है? 14th अबाउट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा अबाउट 14th डे, अबाउट 14th डे। अगर बेटा उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है 14th डे तो आप भी याद रखोगे। आप क्या करोगे बेटा? अपने नोट्स के अंदर इस वाली बात को ऐड कर लोगे। आओ देखो, वापस से एनसीईआरटी पर आते हैं। आगे देख, रैपिड सीक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू द इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ज। तो ये जो बेटा एकदम से रैपिड सीक्रेशन हुआ है किसका? एलएच का। ठीक है, इससे क्या हुआ है बेटा? मैक्सिमम लेवल पर जो है ये पहुंच गया है अपने मिड साइकिल में। इसी को आप कहते हो एलएच सर्ज। और ये क्या करता है? इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या करता है बेटा? एलएच सर्ज जैसे ही होती है आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। और क्या होता है? ओवम रिलीज हो जाता है। इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। बेटा ओव्यूलेशन के बाद जो ओव्यूलेटरी फेज है इसके बाद कौन सा फेज आता है? ल्यूटियल फेज आता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। और बेटा होता क्या है इस दौरान? जो आपका रिमेनिंग पार्ट होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, यानी जो रिमेनिंग फॉलिकल है वो कन्वर्ट कर जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है बेटा वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जो कि एसेंशियल होता है किसके लिए? आपके एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। बढ़िया, आगे देख, such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of the pregnancy।
बेटा ये जो ऐसी एंडोमेट्रियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, आपके बेटा इम्प्लांटेशन के लिए, इसके इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए, और अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। बेटा प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जब बेटा आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाती है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। इससे क्या होगा बेटा, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम आपकी डिजनरेट करती है, आपकी जो एंडोमेट्रियम है बेटा वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपका मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा, और यही शुरुआत कर देगा अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। बेटा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो महिलाएं हैं उनके अंदर देखा जाता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज पर जो है जाके बेटा ये रुक जाती है। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। इसी को बेटा आप कहते हो मीनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मीनार्क एंड मीनोपॉज। ये जो बेटा आपका साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन चलता है ना, ये इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, ठीक है। और ये एक्सटेंड करता है कहां से कहां तक बेटा, मीनार्क से मीनोपॉज के बीच तक। क्या आपको अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आ गई? अब जनरली होता क्या है, कुछ बच्चों के बेटा कभी कभी डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है सर? मैं बताता हूँ डाउट। सर ये 50 ईयर्स के अराउंड के एज क्यों रुक जाती है, जबकि ईच ओवेरी के अंदर 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स थे। तो बेटा मैंने कहा ना, हर साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, 7 to 8 या फिर आप कह सकते हो 5 to 6 आपके प्राइमरी फॉलिकल्स आते हैं। उनमें से किसी एक प्राइमरी फॉलिकल जो है बेटा ग्रो करके मैच्योर फॉलिकल बनेगा, बाकी सब जो आए बेटा वो तो बर्बाद हो गए ना, उनको तो नहीं मिला ना, समझा? तो बेटा इस तरीके से जो है आपके इतने सारे होने के बावजूद भी आपके जो है लगभग 50 ईयर्स की एज तक ये चलता है, क्योंकि इस एज तक आते आते सारे के सारे जो है बेटा डिजनरेट सब खत्म हो गया, आप कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब तेरी एनसीईआरटी का बेटा एक और रहता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन करके एक टॉपिक दे रखा है, देख साइड में दे रखा है, ठीक है। देख, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जब आपका मेंस्ट्रुएशन चलता है किसी महिला का, तो उस दौरान जो है बेटा हाइजीन और सैनिटाइजेशन अच्छे से बना के रखना चाहिए, यानी कि कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। आपको क्या करना है बच्चा, आपको जो है रोज नहाना है और अपने आप को अच्छे से साफ करना है। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। आप जो है मार्केट से बेटा सैनिटरी नैपकिन्स भी लेके आ सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, घर पर भी अपने क्लीन पैड्स बना सकते हो। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको क्या करना है बच्चा, जो आपके सैनिटरी नैपकिन्स हैं या फिर आपके जो होममेड पैड्स हैं, आपको क्या करना है, हर ईच 4 to 5 आवर्स के अंदर आपको क्या करना है, एवरी 4 to 5 आवर्स के अंदर आपको चेंज करना है, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक। उसके बाद क्या करना है बच्चा, आपको डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली रैपिंग इट विद अ यूज्ड पेपर। आपको क्या करना है बेटा, जब इस्तेमाल हो जाए तो वो जो आपका जो सैनिटरी नैपकिन है बेटा उसको अच्छे से डिस्पोज करना है। आपको क्या करना है, कोई जो है बेटा यूज्ड पेपर लेना है, उसके उसमें जो है उसको रैप करना है और अच्छे से उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है। डू नॉट, क्या नहीं करना है, डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विद सोप। बेटा क्या नहीं करना है, लपेट के ऐसा नहीं करना है कि आप जो है उसको थ्रो कर दो किसके अंदर, अपने जो है आपके जो ड्रेन पाइप्स होते हैं या फिर टॉयलेट के अंदर होते हैं बेटा उनके अंदर नहीं डालना है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। ओपनली भी नहीं फेंकना है। इवन आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, जब हम जाते हैं बेटा गली मोहल्लों में आपको देखने को मिलता होगा कि रोड पर सैनिटरी पैड्स ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। आज को क्या हो गया, सैनिटरी पैड्स ऐसे ही पड़े होते हैं। तो बेटा कभी भी ये ठीक नहीं है बेटा, अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। और जो है बेटा डिस्पोज करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से बेटा आपको जो है सोप लेना है, अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है। तो ये जो है एक आपकी जो है हाइजीन से रिलेटेड एक बात दे रखी है जो कि महिलाओं को फॉलो करनी चाहिए, ठीक।
इसी के साथ बेटा जो है हमारा ये आज का टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे बेटा फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।